नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने कहा 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा का 65% गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए पी.वी. सिंधु ने सीधे खेलों में जापान की आया ओहरी को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड के लिए यह पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। इससे विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा के नए युग की शुरुआत होगी। देश में निर्मित यह रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था मजबूत करने, गरीबी दूर करने और कोविड महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने के लिए भारत भ्रमण पर आना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लिए यह अपार अवसर है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ी इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में उत्तराखंड की मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 धाम परियोजना का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों शहरों की यात्रा आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड कुछ समय में पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन जाएगा और हमें भविष्य की जरूरतों के अनुसार इसका विकास करना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प किया है। उन्होंने कहा कि उच्च गति की रेलगाड़ियों का स्वप्न अब साकार हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि 6,000 किलोमीटर रेल लाइनों का प्रतिवर्ष विद्युतीकरण हो रहा है, जबकि 2014 से पहले प्रतिवर्ष मात्र 600 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अब कोई रोक नहीं सकता और अब यह वंदे भारत की रफ्तार की तरह आगे बढ़ता रहेगा। भारत 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 65% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेगा। नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग और प्रति व्यक्ति सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ज्यादा बिजली देने की आवश्यकता है, जिससे एक उद्योग स्थापित करने की स्थिति में देश में बिजली की कमी न रहे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि यह एक चुनौती है। श्री सिंह ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है, क्योंकि भारत सबसे अधिक ऊर्जा मांगों के साथ सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र का कायाकल्प किया है और बिजली की कटौती में 17% कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार पनबिजली को काफी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया है, क्योंकि देश पर्यावरण में विश्वास करता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास खेल परिसर में आज शाम तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 7 बजे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का उद्घाटन करेंगे। वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
श्री मोदी ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने और युवाओं को खेलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। नए खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है और देश में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि थिरुवदुथुराई अधिनियम द्वारा उपहार में दिए गए राजदंड सेंगोल को राज्य के 20 अधीनों द्वारा पवित्र किया जाएगा और इस महीने की 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास रखा जाएगा। चेन्नई में आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह 1947 में आजादी के समय हुई यादगार घटना को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेंगोल राजशाही का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश के लोगों के लिए न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि संसद में सेंगोल रखे जाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानी मानी कलाकार डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम से मिले पत्र के बाद किया था। विपक्षी पार्टियों के रुख पर एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और सभी को उचित सम्मान देना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से बहिष्कार पर पुनः विचार करने की अपील की। भारत वैश्विक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले 2025 तक देश से तपेदिक को समाप्त करने के प्रयास कर रहा है। जिनेवा में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान तपेदिक पर क्वाड प्लस के एक अलग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने अनुमानित तपेदिक रोगियों के लिए अपना तंत्र विकसित किया है। उन्होंने कहा कि देश में 2015 से 2022 तक तपेदिक के रोगियों में 13% की कमी हुई है, जबकि विश्व में यह दर 10% है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस अवधि के दौरान भारत में तपेदिक से मरने वालों की संख्या में 15% की कमी आई है, जबकि विश्व में यह दर 5.9% है। उन्होंने कहा कि स्थानीय साक्ष्य पर आधारित गणितीय मॉडल के जरिए देश अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की वार्षिक रिपोर्ट से पहले रोगियों की वास्तविक का निर्धारण कर सकता है। शुरुआती डायग्नोसिस, इलाज और रोकथाम के उपायों के महत्व को मानते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत सभी छूटे रोगियों की पहचान करने के लिए देश के अंतिम छोर तक इलाज और जांच को लेकर गया है। उन्होंने कहा कि देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र प्रत्येक रोगी को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा देने के साथ तपेदिक जांच और इलाज की सुविधा देते हैं। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ भारत के सफल सहयोग ने तपेदिक रोगियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उनके पसंदीदा केंद्रों, क्लिनिकों और डॉक्टरों के जरिए उपलब्ध कराए हैं। इस कारण निजी क्षेत्र की अधिसूचनाओं में पिछले 9 वर्षों में 7 गुना वृद्धि हुई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के विकास को अगले स्तर पर ले जाने के लिए नीति आयोग की मदद से इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कल ईटानगर में आईटीए की स्थापना के बारे में विचार विमर्श के लिए एक बैठक की। इसमें उप मुख्यमंत्री चाउना मैन भी उपस्थित थे। श्री खांडू ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल राज्य के कायाकल्प के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की मदद करेगा और अपनी क्षमताओं को आगे लाएगा। उन्होंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट ज्ञान बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा। अमेरिका में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने आधिकारिक रूप से देश के राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की है। श्री डिसेंटिस ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर के मालिक एलोन मस्क को करीब 1 घंटे तक दिए गए साक्षात्कार में इस खबर का खुलासा किया। श्री डिसेंटिस ने संघीय निर्वाचन आयोग को अपने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए। श्री डिसेंटिस को कई महीनों से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। श्री ट्रंप ने भी अगले वर्ष होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुकाबले के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन हासिल करने की
कोशिश कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन के अन्य उम्मीदवारों में सीनेटर टिम स्कॉट, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व दूत निकी हेली और उद्यमी विवेक रामास्वामी शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।